हम सभी लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की परिभाषा और रेजिस्टिविटी की परिभाषा के बारे में जाना। हमने अपने इसके पिछले वीडियो में ये जानकारी प्राप्त की कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है, ओम्स लॉ क्या है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अध्ययन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को सर्वप्रथम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के अंक में हम आप सभी के समक्ष कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन कैसे और कब किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आइए तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रजिस्टर्स का जो सिंबल होता है बेसिकली ये होता है और ये है फिक्स रेजिस्टेंस, फिक्स वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। और अगर हमने ऐसे बना दिया, ये हो जाएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को डिटेल में बात करें तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को किसी भी सर्किट में मुख्यतः दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। पहला आपका जो है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा आपका है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें, इसको कहेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। जब सर्किट का या क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होगा, सीरीज और पैरेलल दोनों होंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बेसिकली प्योरली दो प्रकार से है, लेकिन एक तीसरा प्रकार भी बन जाएगा मिक्स्ड, जिसमें आपका सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशंस होंगे, सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशंस। तो आइए देखते हैं पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीरीज कॉम्बिनेशन? सीरीज combination of resistors। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स क्या होगा? इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या होगा? इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ द value of current I is same in all resistor but potential difference are different across all registers।
then it is called series combination. इसको क्या कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे. दिस इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन. मीन्स if the value of current I weighs मेन फैक्टर I, अगर I की वैल्यू सभी रजिस्टर्स में एक जैसी हो और दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? डिफरेंट हो और वैल्यू ऑफ करंट सेम हो, तो वो जो कॉम्बिनेशन होगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा. बाई डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं. 1 2 3, ये ऑल द कॉम्बिनेशन, ऑल द कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, R1 R2 R3. इसमें भी करंट आई है, इसमें भी करंट आई है, इन सब में करंट आई फ्लो हो रही है. और अगर यहाँ पर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो, ये V2 हो जाएगा, ये V3 हो जाएगा. तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस में, इस रजिस्टर के अक्रॉस, हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है. इसका ये मतलब है कि यहाँ पर ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है. इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल इम्पोर्टेंस, फिजिकल इम्पोर्टेंस. व्हाट इज फिजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन का फिजिकल इम्पोर्टेंस क्या है? फिजिकल इम्पोर्टेंस का ये है कि इफ we need more loss of energy, reduce the value of current, reduce the value of current, then we require the series combinations. So let here we know about their expression. Series combination. Series combination expression. First we express this cell की ये. Now let assume this is the R1, this is the R2, this is the R3 value of resistance. So the potential difference across V1, R1 V1, across R2 V2, across R3 V3 E की. अब यहाँ पर ये हमने कल बताया था आपको, दिस इज द EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. एक अलग से वीडियो बना करके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे सेल का EMF क्या होता है और सेल क्या होता है. और यहाँ पर इनके बीच जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V. आपको यहाँ पर ये करंट आई है और सब में वही सेम करंट फ्लो करेगा. यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आपका, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है. और इलेक्ट्रिक करंट भी आपका स्केलर क्वांटिटी है. इसकी डायरेक्शनल कन्वेंशनल होती है. तो इस एक्सप्रेशन को हम बेसिकली दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं. एक है
किरचॉफ लॉ का यूज़ करके, दूसरा आप एलिमेंट्री फिजिक्स लगा के फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी और इनके बीच का नेट पोटेंशियल V है, इसलिए V जो है इन तीनों पोटेंशियल्स के अलग अलग सम के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पर नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ये हो गया। अब यहाँ पर इनके बीच में करंट आई जा रही है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इनके बीच में R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V1 होगा। और यहाँ पर अगर हम फाइंड करेंगे V1 इज इक्वल टू I1 R1। इसी प्रकार इनके बीच में अगर हम पॉइंट देते हैं A, B, C और D, तो BC के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है, वो V2 है और IR2 होगा, क्योंकि सब में करंट वही फ्लो कर रही है। और यहाँ पर इनके क्रॉस V3 होगा, जो आपका IR3 है, ठीक, IR3। तो यहाँ पर अगर इनकी सारी वैल्यू को रिप्लेस किया जाए और इनका जो इक्विवेलेंट है V इज इक्वल टू IR है, तो IR, IR1, IR2, IR3, I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ये आपका एल्जेब्रिक सम हुआ। मींस यहाँ पर जो नेट रेजिस्टेंस आ रहा है वो लीनियर है आपका, मतलब बढ़ता जाएगा। इफ ऑल आर इक्वल, अगर सारे के सारे इक्वल हैं तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर अप टू एन, तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू एन आर। ठीक, मीन्स यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस जो है वो n टाइम्स हो जाएगा। दैट इज इम्प्लाइज दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस will be increased and it will be maximum of the highest value, highest individual value of resistance। मतलब अगर यहाँ पे कई सारे रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं और यहाँ पर R1 है, R2 है, R3 है, अगर हम मान लें R1 की जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी है, R2 से बड़ी है, ठीक है, R3 से बड़ी है, तो जो नेट सम होगा, जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो R इक्विवेलेंट वो R1 से भी ज़्यादा होगा। कहने का मतलब हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू सर्किट में घट जाती है। तो अगर आपको हाईएस्ट पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, हाईएस्ट लॉस ऑफ एनर्जी चाहिए, तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन करिए। और करंट कम चाहिए तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया आर इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस भी आप यहाँ फाइंड कर सकते हैं, एन इक्वल टू आर इक्विवेलेंट बाई आर, ये हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3, V4। अब आपका यहाँ पर आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाउ कैन वी गेट इट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन? किरचॉफ लॉ से भी इसको फाइंड किया जा सकता है, उसको आगे के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।
तो प्यारे छात्र छात्राओं एवं अभ्यर्थियों, आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है? और अगर आपको कुछ भी लगता है कि मैं या आपको और भी अच्छे रोचक एक्सप्लेनेटरी वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, या मैं कोई टॉपिक ऐसा है, कोई पॉइंट मैं मिस कर रहा हूं, तो आप उस पॉइंट को मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं उस पर भी वीडियो या उसके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा आपके। और आप यदि इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन जनरली होता क्या है कि हम लोग साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है, लेकिन मिला जुला करके हमें अपने थिंकिंग कैपेसिटी, अपने थॉट प्रोसेस को क्रिस्टल क्लियर रखना है। अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पर उसको फोकस करने की रिक्वायरमेंट है कि व्हाट इज़ द बेसिक की ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो अगर हम उस बेसिक पर्टिकुलर की को भी पकड़ लेंगे, अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, फीड कर लेंगे, तो हमें उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे, वो कभी नहीं भूलेंगे। जैसे हमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन को दिमाग में रखने के लिए ये सोचना है, ये रखना है कि इसमें करंट की वैल्यू सेम होती है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। जब हमको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो हम एग्ज़ाम में इस पैटर्न को इसी तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हमें किसी कॉम्बिनेशन में ये लगता है कि सभी में करंट की वैल्यू एक जैसी है, एक ही करंट पास हो रही है, तो हमें आंख बंद करके इस चीज़ पे टिक कर देना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन सीरीज़ का है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। और दूसरा एस्पेक्ट हम बताने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो आप सभी को यह मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी टॉपिक को अगर उठाते हैं, पढ़ते हैं, तो बेहतर तरीके से एक एक पॉइंट देखिए और पढ़िए। अगर आपको कोई इसमें डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और आप मुझे किसी भी टाइम व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6307728647। और आप हमारी वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं erudite.adhyanies.com पर। तो आइए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सीरीज का बताया, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, करंट मस्ट बी डिफरेंट। यहाँ पे आपकी जो करंट है वो डिफरेंट होगी इन ऑल रजिस्टर्स, और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, सेम होगा। ठीक, तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए है। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट निकल के ये आता है कि करंट कैसे अलग होगी। देखिए, बेसिकली करंट, इलेक्ट्रिक करंट की जो हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की, ये आपका है नेट फ्लो ऑफ चार्ज है। ये नेट फ्लो ऑफ चार्ज है। जब ये नेट फ्लो ऑफ चार्ज है तो जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही बाहर जाएगा। अगर हम एज्यूम कर लें ये एक कंडक्टर है ए बी, और इस टर्मिनल से Q चार्ज एंटर किया तो यहाँ पे Q चार्ज ही बाहर जाके निकलेगा। तो चार्ज हो गया कंजर्व। ठीक है, चार्ज इज कंजर्व। तो चार्ज आपका कंजर्व है। जब चार्ज कंजर्व होगा तो यहाँ पर डिफरेंट करंट कैसे होगी। तो अगर कहने का मतलब हो गया, वहाँ पर आपका एक ही सर्किट, एक ही
सर्किट कई पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, जिसको हम ब्रांच कहते हैं। वहाँ पे उस पॉइंट को नोड कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर हमने इसको 3 पॉइंट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ये करंट आई आ रही है, ये पॉइंट हो गया ए। जब यहाँ पर करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है आई, तो यही करंट I1 इसमें जाएगी, I2 इसमें होगी और I3 इसमें चली जाएगी। बिकॉज ऑफ चार्ज कंजर्व है, जितना चार्ज यहाँ पे एंटर आएगा वही आगे डिवाइड होगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आने वाला है। तो करंट डिवाइड होगी ब्रांचेज में, और इस पॉइंट को हम कहते हैं नोड। ठीक है ना, जंक्शन पॉइंट हो जाएगा, नोड हो जाएगा। अब अगर हम मान लें इसमें हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया R1, इसमें हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया R2, इसमें हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया R3, और फिर इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया, और हमने बाद में यहाँ सर्किट में लगा दिया एक सेल और ये की लगा दिया। करंट I यहाँ पर I1, I2, I3, R1, R2, R3, ये 3 रेजिस्टेंस हो गए। और ये दूसरा नोड हो गया, इसको कह दिया गया B हो गया। तो अब ये I करंट है और यही 3 करंट में डिवाइड हो गई, I1, I2, I3 में, और बाद में फिर B पे ये मिलके I हो गई। चार्ज कंजर्व है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। तो ये आपका एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट्स डिफरेंट होगा, पोटेंशियल एक जैसा होगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी बट इट्स डायरेक्शन इज कन्वेंशनल ओनली। तो यहाँ पर चार्ज कंजर्व है, तो I का जो नेट सम होगा वो I1, I2, I3 के इक्वल होगा, ये हो जाएगा। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है। तो आपका R इज इक्वल टू V बाई I होगा, और I इज इक्वल टू V बाई R हो जाएगा। ये नेट करंट की वैल्यू जो है I इज इक्वल टू V बाई R नेट करंट होगा। और यहाँ पर पोटेंशियल सब में सेम है, तो V इज इक्वल टू I1 R1, देन I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, सिमिलरली I2 इज इक्वल टू V बाई R2, सिमिलरली I3 इज इक्वल टू P बाई R3। इन सभी की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रखेंगे तो V बाई R, V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3 होगा। V बाई R, V कॉमन ले लेंगे, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, V से भी कैंसिल हो जाएगा। 1 बाई R, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, ये हो गया रेसिप्रोकल आ रहा है। नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, घट जाएगी। मतलब जब आपका कॉम्बिनेशन पैरेलल होगा तो उस पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी घटेगी। कहने का मतलब हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर 3 रेजिस्टेंस हैं जिनकी वैल्यू अगर हम मान लें 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम से भी कम होगा। अगर हम मान लें 3 रेजिस्टेंस हैं, एक आपका 1 ओम है, दूसरा 2 ओम है, तीसरा 3 ओम है, तो अगर हम इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड करें तो 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3, LCM 6। आप यहाँ पे देखो 6 + 3 + 2 ये हो जाएगा 6, 3, 9, 2, 11, 11 बाई 6। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 6 बाई 11, 0.55 ओम। ये आ गया नेट रेजिस्टेंस। और सबसे छोटा वाला जो मिनिमम रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स
जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। तो अब जब रेजिस्टेंस की वैल्यू सर्किट में कम हो गई तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका जो करंट की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी भाई करंट की वैल्यू? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस R1 के भी अक्रॉस वही है, R2 के क्रॉस भी यही है, R3 के क्रॉस भी वही है। तो ऑल रजिस्टर्स, जितने भी रजिस्टर्स हैं, जब सभी के क्रॉस, सभी के आसपास पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और रेजिस्टेंस आपका कम हो रहा है, तो ओम्स लॉ ये कह रहा है कि ओम्स लॉ कहता है V प्रोपोर्शनल I और V इज इक्वल टू IR। तो जब R की वैल्यू घट गई, V कांस्टेंट है, तो आप यहाँ पे देखो, ठीक, तो I तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो I की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आपको किसी सर्किट में बहुत बहुत कम प्रतिरोध चाहिए, हाँ बहुत कम प्रतिरोध चाहिए, हाँ और जो है बहुत कम प्रतिरोध चाहिए, और इसके बाद वैल्यू आपकी घट जाएगी। इसका ये मतलब हुआ कि द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज दैट वी रिक्वायर्ड हाई करेंट्स, ठीक है, एट द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, देन यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपकी करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और इसका यूज़ वहीं पे करेंगे जहाँ पे हमें कम ज़्यादा करंट जरूरत होगी। तो ज़्यादा करंट चाहिए तो क्या करेंगे, हम कई सारे प्रतिरोध को पैरेलल जोड़ देंगे, तो करंट अपने आप बढ़ जाएगा। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अगर आप यहाँ पर दो रेजिस्टेंस कंबाइन करते हैं, तो हम सभी लोगों ने जाना कॉम्बिनेशंस, और ये भी बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। अगर दो रजिस्टर्स पैरेलल हों, इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो, उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो इस तरीके से, ये R1 हो और ये R2 हो, और यहाँ पे एक सर्किट से जुड़ा हुआ हो, तो इनके बीच करंट I है, ये I1, ये I2, ये I1, ये I2, ये I। इनके बीच जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। तो R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 होगा। ये आपका फार्मूले के तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को एज ए फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको सर्किट में दो रेजिस्टेंस यूज दिखता है, आप इसको इस फार्मूले में इस्तेमाल कर लेंगे। अब मान लीजिए अगर आपको निकालना हो I1 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच, दोनों के बीच एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको निकालना हो I1 की वैल्यू, तो V इज इक्वल टू I1 R1, और यहाँ पर ये एक फार्मूला है, ठीक, और इस सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस आया है वो ये आया है, और यहाँ पे जो नेट करंट है वो I है। तो उस करंट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखा जाए तो V इज इक्वल टू IR होगा। तो ये दोनों आप इक्वेट कर देंगे, IR इज इक्वल टू I1 R1 हो जाएगा। I ये हो गया। R की वैल्यू आपने फाइंड की है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2।
और ये हो गया I1 R1। तो R1 से R1 कैंसिल कर देंगे तो R2 बाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू I1 हो जाएगा। तो I1 फाइंड करने के लिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई, इस फार्मूले से आप सॉरी I की वैल्यू I1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको I2 निकालना है तो I2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई फाइंड कर देंगे। इस तरीके से ये आ जाएगा। क्लियर? तो I1 निकालना है तो डायरेक्ट R2 अपॉन, ठीक है, R1 प्लस R2 कर दीजिए। I2 फाइंड करना है तो R1 अपॉन R2 प्लस R1 हो जाएगा। ये हो गया नेट वैल्यू ऑफ I1 की, I1 और I2 की नेट वैल्यू हो गई। अब अगर देखा जाए इसको आप ऐड करना चाहते हैं, ऐड करके भी आप जो है आपको ये यहाँ पे नेट वैल्यू ऑफ करंट मिल जाएगा। I1 I2 को I हो जाएगा, कट जाएगा। आप जो सॉल्व करेंगे आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर देखा जाए तो I इक्वल टू, दोनों इक्वल सेगमेंट में आ जाएंगे। ये दो के लिए फार्मूला हो गया, प्रोपोर्शनल फार्मूला हो गया। अगर आप मान लीजिए हमें इस फार्मूले को अप्लाई करना हो, यहाँ पर ये मान लीजिए 10 वोल्ट है और ये आपका 10 ओम है और ये आपका 20 ओम है, और आपको जो है I1 I2 निकालना है। I1 I2 निकालना है तो आपका जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? नेट रेजिस्टेंस देखिए R इज इक्वल टू 10 इंटू 20 बाई 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 इक्वल हो जाएगा 10 इंटू 20 बाई 30, कैंसिल हो गया। R इक्वल टू हो गया 20 बाई 3 ओम। अब आपको ये R हो गया और यहाँ पर I निकालना है, V इज इक्वल टू आई आर। तो ये आपको V बाई R इज इक्वल टू आई हो जाएगा। 10 बाई 20 बाई 3 इज इक्वल टू आई। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 30 बाई 20, दैट इज 3 बाई 2 एम्पियर। I की वैल्यू हो गई 3 बाई 2 एम्पियर। अब अगर आपको I1 निकालना है तो इस फार्मूले डायरेक्ट I1 फाइंड कर सकते हैं। हाउ? R2 की वैल्यू है 20, R1 प्लस R2 है गया 30 इंटू 3 बाई 2, ये हो गया आपका 10, ये हो गया 10, 1 एम्पियर हो गया I1। I2 निकालने के लिए आप 10 बाई 30 इंटू 3 बाई 2, ये आपका ज़ीरो कैंसिल, इससे कैंसिल, 1 बाई 2 एम्पियर ऐड कर देंगे तो आपको 3 बाई 2 एम्पियर मिल जाएगा। तो ये आपका इससे इस न्यूमेरिकल का, इस फार्मूले का एप्लीकेशन हो गया। इससे आप करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ये तो 2 के लिए था। अब मान लीजिए 2 से ज़्यादा हो जाता है या 3 हो जाता है। यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस निकाला, रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद हमने जो है नेट वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट किया। अगर हम यहाँ पर I की वैल्यू को फाइंड ही मतलब I की वैल्यू को ना फाइंड करें तो क्या हम R1 R2 निकाल सकते हैं? इन सभी प्रश्नों की चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि न्यूमेरिकल में जो कुछ भी दिया गया है, जो कुछ भी दिया है, उन्हीं पैरामीटर्स का, उन्हीं वैल्यूज़ का यूज़ करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें और हमें उसके बाद और कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो वेट फॉर आवर third lecture of this series, and if you want any suggestion, any request, then you can comment in comment box or visit our website
erudite.adhyanias.com. Once again I said to you all, please subscribe this channel for getting more knowledge, updates and creation. Thanks for watching. दोस्तों, एक बार दोस्तों आज हम आप सभी के समक्ष जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पर कुछ न्यूमेरिकल्स और रेजिस्टेंस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे। हम न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं और उनमें जो है वैल्यू ऑफ करंट को भी कैसे फाइंड करेंगे। जैसे लेट्स सी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, numerical on resistance. So here we have a question 1 for getting the solution of numerical. मान लीजिए ये आपका एक क्वेश्चन है। We want to get X and Y. The value of resistance 3 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 1 ohm and 2 ohm. ये क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स X एंड Y इन द नेटवर्क शोन बिलो। जो नेटवर्क आपको दिखाया गया है इसमें A और B के बीच, X Y के बीच आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये केवल सर्किट दिया हुआ है आपको, इट्स सर्किट इज गिवन हियर, और कह दिया गया कि नेट रेजिस्टेंस नेट आर बिटवीन द एक्स वाई। तो जिसके बीच भी रेजिस्टेंस निकालना हो सबसे पहला काम करेंगे, ये सर्किट दिया हुआ है, ये आपको इनकम्प्लीट दिया हुआ है, कहीं सेल नहीं है या कहीं बैटरी लगी हुई है। तो एक्स और वाई के बीच कह रहा है कि आपको फाइंड करना है। तो आप पहले क्या करिए, एक्स और वाई के बीच आप एक बैटरी लगा दीजिए। ऐसे आप जो है एक सेल लगा दीजिए एक्स वाई के बीच में। ये मान लीजिए सेल लग गया, हमने एक सेल जोड़ दिया ई, और यहाँ पे एक हमने की लगा दी। अब ये आपका सर्किट पूरा हो गया। एक्स वाई के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस, एक सेल यूज़ कर दिया। अब क्या होगा कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती हुई ऐसे आएगी, जो यहाँ पे दिखाया गया आई, और फिर ये यहाँ पे आई बाहर निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए आप, एक्स के पहले ये सिंगल लाइन थी, तो आई आ रही है। अब यहाँ पर 3 लाइन हो गई, देखिए इस तरीके से। तो यही करंट आई जो है यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2, I3, और फिर यही तीनों करंट आ करके यहाँ पर I1, I2 और I3 मिलके क्या बन जाएंगी, I बन जाएंगी। तो हमने आप सभी के समक्ष एक पॉइंट बताया था,
और उस पॉइंट में ये बताया था कि जहाँ पर करंट का डिवीज़न होता है, करंट जहाँ पर डिवाइड होगी, उस करंट के डिवीज़न पर ही ये पॉइंट निर्भर करता है। ये पॉइंट क्लैरिफाई हो जाता है कि वो कॉम्बिनेशन कैसा है, वो कॉम्बिनेशन कैसा है, वो कॉम्बिनेशन आपका सीरीज़ का है या पैरेलल का है। तो यहाँ पर अगर हम पैरेलल का कॉन्सेप्ट अपने दूसरे वीडियो में जो डिस्कस कर चुके हैं उसके अनुसार क्या है, डिवाइड है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया तीनों यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये यहाँ पे पैरेलल जा रही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसी करंट को, तो ये करंट यहाँ से होती हुई यहाँ आएगी I1 और फिर आके यहाँ मिल रही है, और यही I3 करंट जो है I2 में भी जाएगी, यहाँ पर देखिए आ रही है। तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये 3 ओम और 2 ओम, इन दोनों में एक ही करंट I1 फ्लो हो रही है, तो ये दोनों हो जाएंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। क्लियर? और ये वाला इधर का 3 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों, इन दोनों में एक ही करंट I3 फ्लो हो रही है, इसलिए ये दोनों भी जो है आपके कौन से हो जाएंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। मतलब ये दोनों सीरीज़ में हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ये दोनों सीरीज में हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, और इनका जो नेट आएगा, इनका नेट, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो देखा जाए तो 2 ओम और 3 ओम में एक करंट होने की वजह से ये आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाने पर क्या है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। सिंपल जोड़ देंगे 2 और प्लस 3, ये आपका 5 ओम हो जाएगा, ये भी आपका 5 ओम हो जाएगा। तो इन दोनों का जो नेट बनेगा सर्किट, वो इस तरीके से बनेगा आपका, ये आपका नेट सर्किट हो गया। हमने यहाँ पे सेल लगा ही रखा है E, और ये करंट फ्लो हो रहा है I1, I2, I3, I और I1, I2, I3। ये आपका 5 ओम है, ये आपका 1 ओम है, ये आपका 5 ओम है। तो ये आपका इसका ये रूप हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए तीनों एक दूसरे के नेट पैरेलल कॉम्बाइंड हैं। तो नेट पैरेलल कॉम्बाइंड है क्योंकि इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों में एक जैसा है। तो 1/R इज इक्वल टू 1/5, 1/1, 1/5। तो यहाँ पर आपका जो बेसिकली एलसीएम होगा वो 5 होगा, 1 + 5 + 1, ये हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 7/5। तो R इज इक्वल टू 5/7 ओम। आप ये देखिए रेजिस्टेंस कम हो गया। यहाँ पर जो नेट रेजिस्टेंस आया XY के क्रॉस, वो आपका आ गया 5/7। अगर डेसिमल में ले आना है इसको तो R इज इक्वल टू 0.77 जा 49, 7 1 जा 7, 7 4 जा 7.14, 0.714 ओम, ये हो जाएगा। तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया XY के पैरेलल। अब यहाँ पर अगर पूछ दिया जाए कि नेट वैल्यू क्या होगी, करंट क्या होगा इसका, यहाँ पे जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है I निकालना है, तो I कैसे निकालेंगे। हमने यहाँ पे सेल जोड़ रखा है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, आपने नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया है, तो V इज इक्वल टू IR हो जाएगा। I इज इक्वल टू V/R, तो 5/7, तो I इज इक्वल टू 7/5V, ये हो जाएगी नेट करंट। और यहाँ पर बाकी पोटेंशियल डिफरेंस अगर दिया हुआ है 10 वोल्ट, तो I इज इक्वल टू 7/5 इंटू 10, 5 2 जा 10, टोटल हो गया 14 एम्पियर की करंट फ्लो होगी इफ़ इट इज़ गिवन। अब इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा कि XY के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालिए। अगर हम इसी के ओरिएंटेशंस को बदल दें, ओरिएंटेशंस को चेंज कर दें, और हम यहाँ पर कह दें
कि नहीं, इसको जो है आपको एक्स वाई के एक्रॉस नहीं निकालना है, इसको जो है आपको दूसरे टर्मिनल्स के क्रॉस निकालना है, जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका एक्स वाई था, हमने नाम दे दिया ए बी। एक्स ए, आपको एक्स ए के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, एक्स ए। ये देखिए एक्स ए हो गया, तो ये आपका एक्स ए, एक्स और ए के क्रॉस आपको नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। जब आप एक्स ए के क्रॉस फाइंड करेंगे तो क्या होगा, आप इसी के क्रॉस एक सेल जोड़ दीजिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पर आप सेल जोड़ दीजिए इस तरीके से। ये मान लीजिए ई हो गया में, फिर की हो गया। अब यहाँ पर ये करंट आई आ रहा है, ठीक, और ये अब जो है यहाँ पर I1, I2 और I3 इस तरीके से चला जाएगा। तो अब आपको जो है एक्स ए के पॉइंट क्रॉस निकालने के लिए क्या करना होगा कि I1 इसमें भी है, I1 इसमें भी, ये दोनों सीरीज में होंगे। यहाँ पर I2 जा रहा है, और लेकिन इसमें जो है बाद में I2 I1 ये दोनों प्लस होकर के आएगी, I1 प्लस I2 प्लस होकर के आएगी, और बाद में यहाँ पर I3 भी मिलेगी। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 मिल करके ये क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो देखा जाए तो I1 इसमें आ रही है, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। ये कॉम्बिनेशन 2 ओम 3 ओम 3 ओम ये सीरीज़ का हुआ, और फिर ये जो I2 आ रही थी 1 ओम वाली, ये इसमें चली गई 2 वाली में। इस वाले रेजिस्टेंस में भी करंट की वैल्यू अलग हो गई, इसमें ऑलरेडी अलग है। तो ये दोनों सीरीज जो होगा इसके पैरेलल होगा, फिर इनका जो नेट होगा वो इसके पैरेलल होगा, और उसके बाद इनका जो है इसके नेट पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से। ये मान लीजिए ये आपका 1 ओम हुआ, इसके ऊपर जो था ये आपका 5 ओम हुआ, फिर इसके बाद जो है इन दोनों का सीरीज़ निकालिए, ठीक है। तो ये आपका पैरेलल हुआ, तो ये जो बनेगा इसका 5 × 1/6, 5/6 ओम। ये इसका जो नेट हुआ, इसका जो नेट हुआ ये इस वाले के 2 ओम के क्या होगा, पैरेलल होगा, और फिर ये जो नेट होगा इन दोनों का 5/6 और 2 ओम। इनका जो पैरेलल है 5/6 × 2/5/6 + 2, ये हो जाएगा 5/3, 5 + 12/6, 5/3 × 6/17, ये हो जाएगा 5/34 ओम। ये जो नेट आएगा 5/34 ओम, ये 3 ओम पे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो 5/34 × 3/5/34 + 3 सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 15/34 अपॉन 5 + 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 10 अपॉन 34, हो जाएगा 15/34 × 34/107 कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया नेट रेजिस्टेंस आ गया 15/107 ओम। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे तो बाकी की वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए आपको केवल 2 पॉइंट्स फोकस करना है कि अगर करंट की वैल्यू सारे रजिस्टर्स में एक में है तो किसी भी कीमत पर सीरीज में होगा और पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो रहना चाहिए।
पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और करंट की वैल्यू अगर अलग अलग है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दैट्स इट। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, करंट सेम है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये जो क्वेश्चन था इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कंबाइंड थे, मिक्स थे। तो हमें इन्हीं टैक्टिक्स की का यूज़ करके हमें उसको आइडेंटिफाई और फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, what is the resistivity? This is a rustic holiday. What is the resistivity of wire of 1 mm diameter? This is given that the resistivity of wire, we should calculate the resistivity. Rho क्या होगा? The diameter 1.00 mm with 2 meter length, 2.0 meter length, and resistance is the 50 milli ohm. ये हमें फाइंड आउट करना है, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। तो डायमीटर दिया हुआ है, देखिए रो। तो हमारे पास जो सिंपल फार्मूला है रेजिस्टिविटी फाइंड करने का, वो फार्मूला ये है कि रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर R is given, A is not given. So, but we can get A is the area cross section of the conductor pi r square, but A is equal to pi d square by 4. We can replace this formula in the resistivity. Then rho is equal to pi d square by 4 L into R. Rho is equal to pi 3.14, d square 1 mm है, 1.0 into 10 to power minus 3 मीटर ऑफ होल स्क्वायर। रेजिस्टेंस 50 mm, 50 into 10 to power minus 3 ओम, 4 into लेंथ 2 मीटर। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा 3.14, 1.0 into 10 to power minus 6, 50 into 10 to power minus 3 upon 4 into 2, कैंसिल 25। तो रो इज इक्वल टू हो गया 3.14 इंटू 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 अपॉन 4। रो इज इक्वल टू हो जाएगा 25 4 जा 100, 25 1 जा 25 प्लस 10 35, कैरी 3, 25 3 जा 75 और 3 78 अपॉन 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 ओम मीटर। रो इज इक्वल टू 78.5 बाई 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। देन सिंप्लीफाई, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, नाउ 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 2 कैरी, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 25, 10 टू पावर माइनस 9। तो रो इज इक्वल टू 1.962 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 ओम मीटर। दिस वे वी कैन फाइंड द रेजिस्टिविटी। तो इस तरीके से हम रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर की। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के तरीके हैं। कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, हम उनको फार्मूले के अकॉर्डिंग चेंज कर लें, अपने स्टैंडर्ड फार्मूले को, और फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले अंक में हम आप सभी के समक्ष और भी
न्यूमेरिकल्स और अलग टॉपिक को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर भी करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।